नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जो कि हर एक भारतीय नागरिक के जीवन पर इफेक्ट डालती है उनको डिस्कस करने वाले हैं और उनमें कंपैरिजन करने वाले हैं 2013 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके टाइम पर क्या आ रही है और उनके टाइम पर क्या आती थी, इसके बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक एडवाइस है या फिर डिस्क्लेमर समझ लो इसको कि जो भी अंधभक्त है कृपया करके भाई साहब अभी आप निकल जाइए क्योंकि इस वीडियो में आपकी जलने वाली है। और अगर आप फिर भी यहां पर रुकना चाहते हो तो अगर आपकी जली तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो उपाय बता सकता हूं, आप मेडिकल स्टोर पर जाकर बर्नोल खरीद लेना वरना बर्फ लगा लेना भाई साहब। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती है। तो हर साल जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है उनके लिए एक रिपोर्ट निकाली जाती है, इंडेक्स निकाली जाती है कि कहां पर डेमोक्रेसी का ओबे हो रहा है अच्छे से कौन सी कंट्री में ओबे हो रहा है, पालना हो रही है उसकी। तो उसके लिए एक लिस्ट निकाली जाती है कि पहले रैंक पर कौन सा है देश है, दूसरे पर कौन सा है, ऐसे निकाली जाती है। तो ऐसे इंडेक्स आती है हर साल। तो इस इंडेक्स को देखते हैं। पहले तो हम 2013 की 2013 में अपने भारत की रैंक थी 33। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो कई लोग ये बोलेंगे कि इसको पाकिस्तान अच्छा लगता है, ये पाकिस्तान जाना चाहता है, आतंकवादी है ये। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान नल्ला है, भिखमंगा है, हिंजड़ा है, हमारी नाजायज औलाद है वो। पाकिस्तान मेरे को कतई अच्छा नहीं लगता। मेरे को विश्व में सबसे प्यारा देश लगता है भारत। मैं एक भारतीय हूं, पूरा गर्व से बोलता हूं और मेरे को भारत सबसे अच्छा देश लगता है। विश्व में सबसे प्यारा देश मेरे को अपना भारत लगता है। लेकिन मैं यहां पर इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता चले कि पहले हम कहां पर स्टैंड कर रहे थे और अब हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ताकि वो अपने जो नेता है, जो एमपी एमएलए जिनको वो वोट देने वाला है 24 में, तो उससे ये पूछ सके कि पहले ये स्थिति थी अब ऐसी ये स्थिति क्यों हुई है और आगे आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हो, इसलिए हम आपको वोट देंगे। तो ये चीजें है, इसलिए उसको बताना जरूरी है। बाकी मेरे को कतई वो अच्छा नहीं लगता है। पाकिस्तान नल्ला है, हिंजड़ा है, भिखमंगा है, जो समझ लो आप वो है वो। लेकिन एक बार इस चीज को समझना आप। तो 2013 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक थी 107वीं और अपने भारत की थी 33वीं। मतलब अपने भारत की काफी अच्छी स्थिति थी, बहुत बढ़िया स्थिति थी एकदम। और अब बात करते हैं हम अभी प्रेजेंट टाइम की। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, अब की बात करते हैं। तो अभी जो इंडेक्स आई है डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें अपने भारत की रैंक है 108वीं। मतलब 33 से कहां पर चले गए हमें, पाकिस्तान से। उसकी बराबरी करते पता है ना, बराबरी भी किधर की है हमने, पीछे की साइड। वो तो था ही भिखमंगा, वो तो था ही और हम भी उसकी तरफ आ गए। 108वीं रैंक पर आ गए हम और पाकिस्तान अभी स्टैंड कर रहा है 104 पर। मतलब हम उससे भी नीचे आ गए अभी। इस बात को समझना होगा, सोचना होगा। ये नहीं कि कुछ भी मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इधर आपकी तरफ इधर इंडेक्स चल रही होगी, मैं डेटा पूरा एकदम एनालाइज करके फिर लाया हूं। ऐसे नहीं कोई हवा में बोल रहा हूं। तो अपने भारत की ये स्थिति कैसे हुई ये तो मैं आपको एंड में बताऊंगा। उससे पहले चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब लोकतंत्र की बात आई गई तो आपको पता है अपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। तो हर साल एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक इंडेक्स आती है ये। तो उसमें अभी कंपैरिजन करते हैं। तो 2013 में जो इंडेक्स आई थी तो उसमें अपना भारत 140वीं रैंक पर था। 140वीं रैंक पर था। यह भी कोई अच्छी रैंक नहीं है, बहुत बढ़िया रैंक नहीं है, खुश होने की बात नहीं है। तो अब बात करते हैं हम प्रेजेंट टाइम पर क्या स्थिति है। अभी जो 2023 की मतलब पिछले ईयर की जो आई थी उसकी बात करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो उसमें अपने भारत का स्थान था बहुत ही नीचे गया। कितने पर आ गया, 161वें स्थान पर है अपना भारत। 180 देशों में से 161वें स्थान पर है। मतलब काफी अच्छी प्रोग्रेस की हमारी मीडिया ने, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी रैंक लाए हैं। 140 से 161 पर आ गए। मैं तो वास्तव में क्या है इनके पैर पड़ना चाहता हूं भाई, क्या खतरनाक इंप्रूविंग की है इन्होंने।
मजा आ गया भाई वास्तव में यार। अब जो पाकिस्तान है उसकी रैंक, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी भी बात करनी साथ साथ में जरूरी है, क्योंकि हम तभी पता लगा पाएंगे कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे थे पहले और अब कहां पर कर रहे हैं। क्योंकि हम कई जगह उस नल्ले पाकिस्तान से भी, क्या बताए, उससे भी बदतर स्थिति हो रही है हमारी कई कई जगह। बाकी हमारा भारत बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, लेकिन कई कई जगह ऐसी है जो बेसिक जिनकी नीड होती है उनमें ही है हम कई बार तो उनसे पीछे तो क्या है, लेकिन कई बार हो जाता है। इस बार हुआ है, ऐसा हुआ है इस बार कि हम कई जगह उनसे आ गए हैं, लेकिन अभी मेरे को भरोसा है कि अगली बार हम बहुत अच्छा इंप्रूव करने वाले और अच्छी रैंक लाने वाले हैं। तो लेकिन इससे पहले हम पहले की तो बात करना जरूरी है हमारे लिए, तो वो बात कर लेती है। उसमें उसकी रैंक थी 150वीं, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रैंक 2023 की में पाकिस्तान की थी 150वीं और हमारी थी 161वीं। मतलब रीजन आपको पता है, रीजन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया पर क्या चलता है आपको भी पता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया अपने देश में दो प्रकार की है, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया और दूसरी डिजिटल मीडिया। ये दो कैसे हुई? क्योंकि जिनको गुलामी पसंद थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया में रह गए, सरकार ने उनको खरीद लिया, सरकार जो बताएगी वही बोलेंगे, सरकार का काम करेंगे। लेकिन जिनको गुलामी नहीं पसंद थी उन्होंने अपने यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर अपने पेज ओपन कर लिया, वहां पर वो पत्रकारिता करते। जैसे आपको पता है रवीश कुमार, अजीत अंजुम, प्रज्ञा मैडम और भी वो धर्मेंद्र जी सर है ऑनलाइन इंडिया वाले, बहुत सारे ऐसे हैं। वो उनको गुलामी पसंद नहीं थी, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि हम किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकते, हमें अपना देश प्यारा है, हम किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकते। तो उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की और अपने अलग से चैनल बनाए जनता में जागरूकता लाने के लिए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो आपको पता है क्या चलता रहता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप उनकी कोई भी खबर उठा लो, उसमें हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। और आप देख लेना वहां पर कौन सी जो मेन जो ये इंडेक्स आती है, इनकी कोई बात नहीं होती। इनकी इंडेक्स आई थी ये, उस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, उन पे चैनल पर वही हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम वही चल रहा है। उनका काम होता है प्रधानमंत्री से पूछना कि ऐसे रैंक कैसे कम आ रही है, कैसे ऐसी स्थिति बन रही है देश में। लेकिन वो क्या पूछते हैं, साहब आप आम कैसे खाते हैं, साहब आप चड्डी कैसे पहनते हैं, साहब आपने ये कुर्ता कहां से लाया, साहब ये कोई बात है? ये कोई पूछने की बात है? आम कैसे खाते हो यार? आम काट के खाता है होगा, नहीं चूस के खाता होगा यार, इसमें क्या बड़ी बात होगी? साहब आप आम कैसे खाते हो, साहब चड्डी कैसे पहनते हो, साहब। तो इस प्रकार से मीडिया की रैंक 161वीं आई है। अच्छे क्वेश्चन पूछते तो अच्छी रैंक आती, अब ऐसे घटिया क्वेश्चन पूछोगे, कोई बात ही नहीं करोगे, ऐसे हिंदू मुस्लिम करते रहोगे तो यही रैंक आएगी। अब मेरे को लगता है तो इसी प्रकार स्थिति हुई तो अगली बार 180 इनकी आएगी। मेरे को तो यह लगता है यही स्थिति रही ना तो अगली बार 180 पक्की है, सबसे एंड में हम ही स्टैंड करने वाले हैं अगर यही स्थिति रही तो। चलो खैर छोड़ो, चलती है अपने नेक्स्ट जो इंडेक्स है उसकी तरफ। तो अब हम बात करते हैं देश पर कर्जे की। वर्ल्ड बैंक का कितना कर्जा है? तो पिछले कुछ दिनों पहले, अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस दिन, ये 6 दिन पहले की रिपोर्ट है, मैं संडे के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आपको ये किस दिन मिलेगा उसके हिसाब से देख लेना। भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था इन्होंने 9 साल में भारत पर 181% कर्ज बढ़ा। 2023 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ का कर्ज है। कहां खर्च हो रहा है ये पैसा? तो अभी आपको बता दें, इन्होंने एक और बात लिखी है कि 2013 से पहले भारत में 14 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। 2013 से पहले 14 प्रधानमंत्री आ चुके हैं और अपने देश को आजाद हुए 67 साल हो गए थे। तो उन्होंने कुल 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर कुल कर्जा लिया था वर्ल्ड बैंक का 55 लाख करोड़ का। कितना? 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। समझ गए आप? 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। 2014 में सरकार पर कुल खर्च 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। मतलब पहले 55 लाख करोड़ था, अब कितना हो गया? 155 लाख करोड़। मतलब 100 लाख करोड़ का इजाफा हो गया, 100 लाख करोड़।
ज्यादा हो गए। पहले थे 55 लाख करोड़, अभी कितने? 155 लाख करोड़, 155 लाख करोड़। और अभी इन्होंने एक और बात लिखी है कि मार्च 2024 तक, मार्च 2024 तक, मतलब चुनाव होने वाले 2024 में, तब तक यह खर्चा बढ़कर 172 लाख करोड़ का हो जाएगा। मतलब पीछे की जितने प्रधानमंत्री आए उनसे दुगुना कर्जा इन्होंने ले लिया मात्र 9 सालों में। उन्होंने 67 सालों में जितना लिया था ना, उसका डबल से भी ज्यादा इन्होंने सिर्फ 9-10 साल में ले लिया। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये विपक्ष वाले बेवजह चिल्ला रहे। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्जा लेना कोई कतई बुरी बात नहीं है। ये बेवजह चिल्ला रहे हैं कि इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया। हमसे ज्यादा अमेरिका ने ले रखा है कर्जा, हमसे ज्यादा ले रखा है, लेकिन कर्जा लेना कतई बुरी बात नहीं है। लेकिन कर्जा लेकर उसका सही जगह इस्तेमाल करना ये अच्छी बात है। बुरी जगह इस्तेमाल करोगे, कोई खराब जगह इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे का, वहां से रिटर्न नहीं आ रहा है तो क्या फायदा हुआ? वो पैसा गया। लेकिन उसी कर्जे को किसी अच्छी जगह लगा दिया, किसी अच्छी चीज में लगा दिया, वहां से रिटर्न आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कर्जा सही है, बिल्कुल एकदम उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने वो पैसे कहां पर खर्च किए वो तो प्रधानमंत्री जाने। अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट किए तो आ सकते हैं, वरना तो अभी मैं तो क्या बताऊं। क्या हुआ? हमारे साथी बोल रहे हैं कि नहीं आने वाले, क्योंकि वो पैसे उन्होंने लिए, ये बोल रहे हैं कि वो पैसे उन्होंने लिए है ना, वो मीडिया को खरीद लिया उन्होंने, मीडिया को खरीदने में इस्तेमाल कर दिया उस पैसे को, और बोल रहे हैं मंदिर मस्जिद बना दी उसकी, तो वहां से कोई रिटर्न नहीं आने वाला। ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। देख, ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि लगाए तो होंगे यार, इतने कोई मीडिया पे थोड़ा ना लगा दिए। क्या बात कर रहे हो? हैं? ये बोल रहे हैं बहुत रुपए लगाया है मीडिया को खरीदने में, ओ राहुल गांधी की। और ये भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की जो इमेज खराब करने में उन्होंने लगा दिए, आईटी सेल पर लगा दिए वो पैसे, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए लगा दिए वो पैसे। तो सच में लगाए होंगे यार, इतने पैसे पूरे थोड़ा ना उसमें लगा दिए, राहुल गांधी की इमेज खराब करने में थोड़ा ना लगाए पूरे। हाँ, लगा दिए होंगे। वो तो आप बताना। अभी हमारे तो साथी ये बोल रहे हैं कि मीडिया को खरीदने में लगा दिए भाई साहब, आईटी सेल में लगा दिए, राहुल गांधी की जो इमेज खराब करने में लगा दिए उन्होंने, जितने पैसे लगाने लिए थे वो। और क्या बोला है? तो मस्जिद का भी नाम ले दो, बाहर भड़क जाएंगे। मैं अकेला मंदिर का नाम लूंगा तो ये बोलेंगे कि तू तो बस मस्जिद का नाम कभी लेता नहीं। ये बोल रहे हैं कि मंदिर मस्जिद बनाने में लगा दिए। हाँ, तो ये तो आप बता सकते हो, आप मेरे को कमेंट करके बताना इनकी बातों से आप सहमत हो या नहीं। मैं तो इससे थोड़ा एग्री नहीं करता, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात तो मेरे को भी सही लगती है। राहुल गांधी की इमेज खराब करने वाली है, ये तो मेरे को भी लगती है यार। अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है तो वहां से रिटर्न आएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वहां से आएंगे। और हम तो यही चाहते हैं वहां से आए ही। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है और इनकी बात सच होती है, वहां से नहीं आते हैं, अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं हुए हैं, तो एक बात और सही होगी फिर, मोदी जी वाली बात। कौन सी बात? ये बात, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी इंडेक्स है उसके बारे में। नेक्स्ट जो भी इंडेक्स होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें 2013 में हमारी रैंक थी, ये भी पर ईयर रैंक निकलती है। 2013 में हमारी रैंक थी 120 कंट्री में से 63वीं रैंक पर हम स्टैंड कर रहे थे। 120 कंट्री में 63वें स्थान पर हम थे। 2013 की ये बात हो गई, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम 2023, मतलब पिछले साल की जो इंडेक्स आई थी उसमें हम स्टैंड कर रहे हैं 107वें। कौन से स्थान पर? 107वें स्थान पर हम स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन भिकमंगा यहाँ पर भी थोड़ा आगे तो क्या बताए, लेकिन उसकी वही रैंक चल रही थी, लेकिन हम थोड़ा पीछे आ गए। हम तो पहले तो अच्छी स्टैंड कर रहे थे, लेकिन अभी हम बहुत आगे। ये जो रैंक निकली थी ये भी 121 कंट्री में से निकली थी। वो 120 में से थी, 120 में से 63वें स्थान पर थे हम 2013 में। अभी हम 107वें स्थान पर है 121 कंट्री में, मतलब एक कंट्री बड़ी है, उसमें से हमने रैंक कितनी डाउन कर दी हमारी, कितनी 107वें पर आ गए 63 से।
और भिकमंगा यहाँ पर भी हमसे थोड़ा आगे है, उसकी 99वीं रैंक है, 99वीं। उसकी तो यही आ रही थी, उसकी तो यही स्थिति थी, उसकी तो यही चल रही थी पहले भी स्थिति। हमने अपनी स्थिति थोड़ी खराब कर दी। क्यों कर दी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा। यह मत समझना कि मैं कांग्रेस का पक्षधर हूँ, बीजेपी का खिलाफ हूँ, ना, यह कोई बात नहीं है। देखो, सब प्रधानमंत्री में कोई प्रधानमंत्री होता है, सब में अच्छी बात भी होती है, सब में कोई कई जगह कई खराब भी बात होती है। सभी में ऐसा नहीं है कि मनमोहन जी ठीक ही ठीक थे, मैं बता रहा हूँ तो मनमोहन जी ठीक ही ठीक थे, यह बात नहीं है। उनके भी कई नेगेटिव पॉइंट है और इनके भी, ये नहीं है कि मोदी जी की खराब ही खराब है ना, इनके भी अच्छे पॉइंट है, यह कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कुछ, आपको पता है, हमने बताने की जरूरत नहीं है किस लिए हमारी रैंक डाउन आई है। सारे दिन मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, धर्म 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 धर्म। इन 9 सालों में मैंने तो धर्म 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 सुन के मेरा धर्म हो गया भाई, सर का धर्म हो गया मेरा तो। धर्म धर्म हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इन्हीं वजह से, क्योंकि हमने फोकस नहीं किया कौन सी चीज पर कहाँ पर स्टैंड करें, उन चीज को नहीं देखा, सरकार से नहीं बात की हमने कि आपने इसका जवाब दो। हमें मीडिया ने नहीं बात की कि आप इसका जवाब दो, क्यों हम उससे पीछे जा रहे हैं, क्यों हमने अपनी रैंक डाउन की है, हमने नहीं बात की। हमने बात की तो बस हिंदू मुस्लिम, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, कब बनेगा, ये बात कर करके हमने सत्यानाश कर दिया। खैर छोड़ो, चलते हैं नेक्स्ट अपनी इंडेक्स की तरफ। तो नेक्स्ट अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो 2013 में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी रेट कितनी थी? 2013 में थी 5.42%। 5.42% थी 2013 में, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर ये रैंक थी 2013 में। और अभी कितनी है? अभी भी क्या बताए, 2 करोड़ वो रोजगार देने की बात कर रहे थे साल में, तो उस हिसाब से तो हो जानी चाहिए थी खत्म, लेकिन मेरे को तो लगता है नहीं आए। लगता क्या है, आए ही नहीं। अरे आए ही नहीं, 2 करोड़ देखे आपने एक साल के रोजगार? नहीं आए नहीं। मेरे को तो ये भी पूरा भरोसा है कि पूरे 9 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं आए। पूरी 9 साल में है ना, 9 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं आए, तभी इतनी बुरी स्थिति हुई है। ये रेशियो चला गया, अब 5.42 था ना उस टाइम पर 2013 में, और अभी ये है 9.2%। 9.2%, 5.42 से 9.2% पर यह चला गया। अगर 2 करोड़ दे देते हैं तब तो ये बिल्कुल खत्म हो जाती भाई साहब। साल के 2 करोड़ दे देते तो बिल्कुल डाउन आ जाती, एकदम बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूं कि लगभग उस टाइम पर 5.42 थी ना, 3 से नीचे आ जाती भाई साहब। लेकिन वो तो क्या वोट लेने का तरीका होता है ना। तो चलो भाई, बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ। पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि इतना तो बांग्लादेश का रुपया भी नहीं गिरता जितना अपने भारत का गिर रहा है। इतना भारत का ही क्यों गिरता है सिक्का? बांग्लादेश का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, भारत का क्यों गिरता है? तो ये बात थी भाई साहब। तो उस टाइम पर जो एक US डॉलर होता है ना, उसमें हमारे कितने रुपीज आते थे? 59, मतलब 59.39, मतलब 59 रुपये, लगभग 60 मान लो आप कि 60 रुपये के समथिंग आते थे। मतलब एक US डॉलर के बराबर हमारे 60 रुपये थे। वहां का एक डॉलर US का, अमेरिका का $1 और हमारा 60 रुपये, ये था, ये आंकड़ा चल रहा था। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वहां पर आपको 1 रुपया मिला तो यहाँ पर आने पर वो कितने हो गए? 60 रुपये हो गए। ये बात समझ गए? ठीक है। अब देखो भाई साहब, अब कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में ये बहुत गिरा। पहले तो 60 के समथिंग ही था, अब ये 81.98 के समथिंग है। मतलब एक US डॉलर बराबर 81.98 के समथिंग, मतलब 82 रुपये मान सकते हो आप। वहां का एक US डॉलर और यहाँ के 82 रुपये, समझ गए? हाँ,
तो कई तिहाड़ी का जो वीडियो देख रहा है, तिहाड़ी को जानते हो, इस भाई साहब को समझ गए ना, इनको जानने लगे होंगे, पहले से जानते भी होंगे, मेरे को नहीं जानते, उससे ज्यादा इनके जानते हो, इनको तो जानते हो, सब जानते हैं। तिहाड़ी भाई साहब है ये, जेल जा चुके हैं एक बार, किस लिए जा चुके हैं आपको पता है? ब्लैकमेलिंग के चक्कर में जा चुके हैं। ये कौन है? वही भाई साहब है ये, वो आते हैं ना DNA वाले, वही है ये, वो हाँ गोदी मीडिया वाले वही है। ये भाई साहब बोल रहे थे मैंने इनका एक वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे थे रुपए के गिरने के फायदे, मतलब फायदे बता रहे थे, रुपया गिर रहा है एक तो उसके भी फायदे बता रहे। उसके फायदे ये बता रहे थे कि मान लो कोई भारत के बाहर दूसरे देश में रह रहा है, उसको इतने रुपये मिल गए, तो भारत में आने के बाद तो उसके ज्यादा हो गए ना, वहां पर $1 मिला और यहाँ पर आते उसके 82 रुपये हो गए, उसके तो मौज हो गई। कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पर, मेरे को समझ में नहीं आता। अरे भारत से ज्यादा लोग, भारत में जितने लोग रहते हैं क्या उससे ज्यादा लोग विदेशों में रहते हैं? भारत में जितने लोग रहते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या है, क्या उससे ज्यादा विदेशों में है? उससे ज्यादा विदेशों में लोग रहते हैं क्या भारत में जितने रह रहे? क्योंकि भारत में तो अपने ज्यादा, वहां पर तो कुछ परसेंट कुछ लोग रहते हैं वहां पर, तो वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन नहीं, बोले उसके फायदे वो यहाँ पर आएंगे तो कितना हो गया। लेकिन मैं अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो उसने तो फायदे बता दिए, मैं आपको नुकसान बताता हूँ। क्यों? नुकसान बताना मेरा काम है। अरे जो सच बात होगी वो तो मैं बताऊंगा ही ना, वो तो बिका हुआ पत्रकार है। अब मैं बताता हूँ, मान लो कि हमें विदेशों से सामान मंगवाना है ना, तो पहले हम मान लो 2013 में कोई सामान मंगा रहे हैं, मान लो हमें पेट्रोल मंगाना है विदेश से हमें पेट्रोल मंगाना है। अब क्या हम 2013 में चले, एक बार पीछे की तरफ चले, 2013 में ये मान लो हम विदेश गए, हमें पेट्रोल लेना है, उन्होंने हमसे $1 मांगा, हमने कितने रुपए दिए भारत के? कितने दिए? 60 रुपए दिए। 60 रुपए में क्या आ गया? पेट्रोल आ गया। और कोई सामान मान लो, कोई भी सामान हो, मान लो कोई भी सामान खरीदा, ये पेट्रोल का हम एग्जाम्पल ले रहे है ना, कितने में आ गया? 60 में आ गया ना। अब आ जाओ वापिस 23 में आ जाओ, 23 में आ जाओगे तो हम गए विदेश में, गए ना। अब देखो, अब हम विदेश में गए तेल खरीदने, मान लो, तो कितने में आएगा? 82 रुपये लगेंगे। भारत के कितने लगेंगे? 82 रुपये लगेंगे। मतलब बाहर से जो सामान आएगा उसका हमें, हमारी सरकार को कितना ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, पहले कम देने पड़ रहे थे, तो फायदा है क्या? लेकिन क्या बताए, ये एक अजूबा ही प्राणी है। या मेरे को तो लगता है पूरी मीडिया में सबसे अजूबा यही है। महिलाओं को तो ये बोलता है कि आपको नौकरियां भी लौटा देनी चाहिए, मेडल लौटा रहे हो, नौकरियां लौटानी चाहिए, आपको पैसे लौटाने चाहिए। तो इनकी तो मानसिकता जमा गई गुजरी है। मेरे को तो लगता है इसका जो दिमाग है ना वो घुटनों में है। कैसे यार, एक बार सोच तो लेते हैं आप कहां पर बोल रहे हो। पर अपनी जो मेन स्ट्रीम मीडिया का आप चेहरे हो, वहां पर आप अपनी जो नेशनल मीडिया उसके चेहरे हो आप। विदेशों में बुराई होती है कि ऐसे ऐसे पत्रकार है भारत में। मतलब अभी $, हमारे जो रुपए की वैल्यू घटी है, उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सीधी सी बात है भाई साहब, पहले 60 रुपए में जो चीज मिल रही थी अब 82 में मिल रही है, तो यहाँ पर आने पर महंगी और ज्यादा और महंगी नहीं होगी क्या? नहीं होगी क्या? होगी ना। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वही बात है। लेकिन समझने दिमाग बस इतना ही है बस। लेकिन मैंने आपको आज के इस सेशन में जितनी भी बातें बताई है, जो भी मैंने आपको बोला है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, वो मेन कारण है, वो है अपनी मीडिया। सबसे बड़ा कारण और एक ही कारण, मीडिया। क्योंकि मीडिया सवाल नहीं पूछती। जिस दिन मीडिया ने अपना काम चालू कर दिया ना सर, अच्छी तरीके से मीडिया ने अपना काम चालू कर दिया ना, उस दिन इनको हिसाब देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी मीडिया सवाल तो आपको मैंने बताया था कैसे पूछती है। साहब आप आम कैसे खाते हो साहब, चड्डी कैसे पहनते हो साहब, कुर्ता कहाँ से लाए साहब, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। तो जिस दिन अच्छी ये जो इंडेक्स से आएंगी, जो भी बातें होगी, उनके बारे में अगर सवाल पूछा जाएगा
तब ऐसे बात बनेगी। तो मेन काम है मीडिया का, सबसे बड़ा कारण है मीडिया का खराब होना। तो अभी आप भी देखते हो मीडिया में क्या चलता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बागेश्वर धाम को दिखा दिया, दिखा दे, कोई इंडेक्स की बात नहीं, कोई कुछ बेरोजगारी की बात नहीं, महंगाई की बात नहीं, कुछ कोई बात नहीं, बस बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम, हिंदू राष्ट्र हिंदू मुस्लिम। विपक्ष ने यह बोल दिया ये तो आतंकवादी है, ये वो है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको तो आतंकवादी बोल देते हैं, ये देश के खिलाफ बोल देते हैं, कैसे। तो मेन काम इनका है, इनकी वजह से देश की ये स्थिति हुई है। जिस दिन ये सुधर जाएंगे उस दिन अपना देश वापिस से ट्रैक पर आ जाएगा और दौड़ेगा सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान अब भी है, हमेशा रहेगा और होना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ इस चीज़ को कि आप इन जो चैनल है गोदी मीडिया वाले, इनको करो बंद। आपको चैनल देखने हैं, न्यूज़ देखनी है आपको, तो यूट्यूब फ़ोन आपके पास है, यूट्यूब पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार है रवीश कुमार जी, अजीत अंजुम जी है, प्रज्ञा मैडम जी है, वो ऑनलाइन न्यूज़ वाले हैं, वो क्या नाम उनका, धर्मेंद्र जी सर है, अभिलाष शर्मा जी है, और भी बहुत सारे हैं। नहीं बिके, वो नहीं चाहिए उनको पैसा, ये बिक गए, उनको नहीं चाहिए, उनको देश से प्रेम है, देश से प्रेम है उनको। तो उनके न्यूज़ देखो आप, तो आपका थोड़ा माइंड खुलेगा। मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूं तो लोग मेरे को गालियां देते हैं, मेरे को धमकियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देती है। गोदी मीडिया आपके लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है, इसलिए जरूरी है आज ही जिनके सामने बर्बाद हो रहा है उनके सामने ही बोला जाए। लेकिन मुझे अपनी चिंता कम और आपके बच्चों की चिंता ज्यादा है। कहीं आपके बच्चे हिंदुत्व के नाम पर दंगाई तो नहीं बनाए जा रहे, कहीं उनसे फर्जी देशभक्ति की समझ के आड़ में उनसे वो काम तो नहीं कराया जा रहा जो पहले आपके बच्चे को उन्मादी बनाएगी उसके बाद में दंगाई बना देगी। हिंदू धर्म को किसी से खतरा नहीं है, चिंता मत कीजिए, बहुत आए बहुत गए धर्म बना हुआ है, ना ही सचिन कटारिया से खतरा और ना ही ये गाली देने वाले नौजवान और इस तरह के फालतू संगठन इसके रक्षक हो सकते हैं। जो नेता आज इसकी रक्षा के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है उसकी गारंटी वो खुद नहीं दे सकता कि अगले चुनाव में वो किस पार्टी की तरफ होगा। इसलिए आप अपने परिवार में खास तौर पर लड़कों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें कि कहीं पर वो नफरत की बातें तो नहीं लिख रहे। इससे पहले कि वो उन्मादी हो जाए, दंगाई हो जाए और हत्यारे हो जाए, आप उन्हें बचा लीजिए। आप इन गालियों को मेरे लिए मत देखें, अपने बच्चों के लिए भी देखें, कहीं आपका बच्चा ऐसी भाषा इस्तेमाल करते करते बड़ा क्रिमिनल न बन जाए, इसका ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और जय हमारी माइट भाषा की।